तो हम लोगों ने 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का विश्लेषण देख रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाष्पीकरण। इससे पहले मैंने 3 क्लास लिए हैं, उन 3 क्लासों को आप देखिएगा तभी जाकर आपको आगे की क्लास समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। क्योंकि ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं, लेकिन आज हम इसको आसान एवं सरल भाषा में लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चौथा क्लास, जिसका नाम है वाष्पीकरण। उसी चैप्टर का ये पॉइंट है वाष्पीकरण। चलिए देखते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना, दाब बदलना आवश्यक है? ये क्वेश्चन कर रहा है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे, देखिए क्वेश्चन में, बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? मतलब जिसमें बिना क्वथनांक पर, मतलब उसको गर्म नहीं करना है, गर्म नहीं करना है, पहुँचे हुए क्या कोई द्रव में बदल जाता है? तो ठीक है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हम लोगों ने देखा होगा, जल को आप खुला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो जलवाष्प में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है इसको हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले कुछ नीचे में छोटे छोटे पॉइंट दिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं आज। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का मापन है। क्या है? एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का मात्रक है। गैसीय दाब का मापन का मात्रक कहाँ है? एटम है। गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या है? एटम है, एटीएम है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ पर बड़ा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। दाब का एसआई मात्रक क्या बनता है? पास्कल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अब पूछेगा ये एटीएम, एक एटीएम बराबर कितना होता है? तो देखिए एक एटीएम बराबर 1.01 गुणे 10 पावर 5 पास्कल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब बस सूत्र है। एक एटीएम बराबर 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पीए, पास्कल। पीए मतलब पास्कल होता है। अब देखिए वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। क्या? समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 1 एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। याद कर लीजिएगा कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। और इसे क्या कहा जाता है? सामान्य दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सामान्य दाब कहा जाता है। तो हम फिर से अपने वाष्पीकरण क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था? जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है हम अगले पेज पर देखते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन है, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों के जल का क्या हुआ? पिछले में था ना कि जल को खुला छोड़ देने पर हम जल अपने आप कहाँ, मतलब वाष्प की ओर चला जाता है, और गीले कपड़े सूख जाते हैं। इसमें पानी का क्या हुआ? दोनों में पानी का क्या हुआ? तो चलिए इन दोनों को उदाहरण हम देखते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। निश्चित तापमान पर, क्या? निश्चित तापमान पर गैस, निश्चित तापमान पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। हम लोगों ने ये भी पहले क्लास में देख चुका है कि निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए उसका आंसर अब हम लोग निकालते हैं कि सूख क्यों जाता है और जल कहाँ चला जाता है। देखिए द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल को मुक्त कर देते हैं। मतलब द्रव के सतह पर, जैसे एक कटोरी में पानी लीजिए, ऊपर का पानी की ऊपरी सतह, वही बोल रहा है, द्रव के सतह पर स्थित कण, मतलब द्रव के कण कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, द्रवों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो दूसरे कण को आकर्षण बल से मुक्त कर देते हैं। मतलब जो नीचे वाले कण होते हैं द्रव को, उससे आकर्षण बल स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या होते हैं? उससे आकर्षण बल स्वतंत्र हो जाते हैं। अब देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। देखिए क्वथनांक से कम मतलब जिस ताप पर जल वाष्प में बदल जाता है उससे कम, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव में वाष्प में परिवर्तित, द्रव का वाष्प में, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, उसमें पानी को गर्म किए थे तब वाष्प में बदलाते हैं। यहाँ पर बिना
तापमान दिए, इसलिए बोल रहा है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, क्वथनांक से कम तापमान पर, ना कि ज़्यादा तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव में के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि गीले कपड़े सूख जाते हैं तो कैसे सूख जाते हैं कि द्रवों के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कण आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इसी क्रिया क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया। अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। देखिए, इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसमें क्रियाकलाप बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो चलिए हम क्रियाकलाप देखते हैं। एक प्रखनली में 5 ml जल लें, इसे खिड़की के पास रखें, ठीक है, या पंखे के नीचे रख दें। एक प्रखनली लेना है जिसमें 5 ml जल लेना है और इसे खिड़की के पास रख देना, ठीक है। अब खुली रखी चीनी मिट्टी प्याली, मतलब एक प्याली लेना है जिसमें 5 ml जल रख उसे खिड़की के पास पंखे के नीचे रख दें। पहला में क्या था कि एक परख नली लेना था, दूसरा में क्या है कि एक मिट्टी की प्याली लेना है, जल उतना ही मात्रा में लेना है। अब देखिए, जल उसको भी खिड़की के पास रखे या पंखे के नीचे रख दे, दोनों का सेम, लेकिन चेंज क्या है? प्रखनली है, यहाँ मिट्टी की प्याली है। अब देखते हैं, खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी में रख दें। अब देखिए, प्याली ही लिया गया है लेकिन अब जगह चेंज कर दिया गया है। अब कह रहा है कि अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख देना है। पहले था कि पंखा के नीचे या खिड़की के पास रखना है। अब देखते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं। कमरे के तापमान को नोट करना है। एक क्रियाकलाप है, कमरे के तापमान हम नोट कर लिए। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को नोट करना है। आगे देखते हैं, बारिश के दिन भी इन क्रियाकलाप को करके अपना, मतलब जिस समय बारिश के दिन हो ना, उस समय भी हमें एक ही क्रियाकलाप करना है। अब देखिए, वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आपने क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। अब हम लोग इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, उन लोगों उसको हम देखते हैं। देखिए, वाष्पीकरण का प्रभावित करने वाले पहला कारण है, देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। देखिए अब क्या होगा, सतह क्षेत्र के बढ़ने से पहला कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक हम समझते हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण, यहाँ एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र पर बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब देखिए, हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल इसमें दिया भी, इसी एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। एक गीला कपड़ा लेना है, उसको बिना फैलाए आप सुखाइए और एक फैला कर सुखाइए। देखिएगा इसमें ज़्यादा किसमें पहले कपड़ा सूखेगा। जाहिर सी बात है, जो फैला कर सुखाएंगे उसमें पहले कपड़ा सूखेगा। क्यों? तो इसमें सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ा दिए। जैसे फैलाएंगे तो उसका कपड़ा का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और वो जल्दी सूखेगा। अब देखिए, दूसरा कारण हम देखते हैं। दूसरा कारक देखिए, ये हुआ तापमान में वृद्धि। अब तापमान में वृद्धि, पहला कारक क्या था? सतह क्षेत्रफल को बढ़ा दिए थे, कपड़े को हम खोल कर पसारे थे तो वो जल्दी सूख गया था। अब दूसरा कारक, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। जैसे देखिए, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि तापमान बढ़ा, अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल, सबसे पहला क्लास, अगरबत्ती को हम बिना जलाए कोने में रख दिए थे, उसका सुगंध, और एक जलाकर हम कोने में रखे थे, उसका सुगंध। दोनों में सबसे ज़्यादा कौन था? जिसे हम जला कर रखे थे, मतलब उसका तापमान में हम वृद्धि किए थे। तो ही बोल रहा है, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। अधिक कणों को मतलब गतिज ऊर्जा भी तेज हो जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान, जैसे इसमें भी कपड़े का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आप बिना धूप वाले मौसम में कपड़े सुखाइए और एक धूप वाले मौसम में कपड़े सुखाइए, देखिएगा सबसे जल्दी धूप वाले दिन में ही कपड़े जल्दी सूखते हैं। अब देखिए, अगला कारक, आर्द्रता में कमी। पहला कारक क्या था? सतह क्षेत्रफल बढ़ने से। दूसरा कारक क्या है? तापमान वृद्धि। अब तीसरा है आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। देखिए, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प रखती है। जैसे कहीं भी कोई तापमान होगा, हमारे आसपास में वायु निश्चित मात्रा में कुछ जलवाष्प होती है। आगे देखते हैं, जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। देखिए, आर्द्रता में कमी
कैसे कारक बनता है अब देखते हैं। अब देखिए, वायु में जल की कण मात्रा पहले से अधिक होगी। अब हम एक मौसम लेते हैं ठंडी वाली मौसम, जिसमें कुहासा लगा हुआ रहता है। कुहासा लगा हुआ रहता है तो उसमें कण की मात्रा पहले, वायु में जल मतलब कुहासा, वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। उस समय हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। तो वही कह रहा है, जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ना कि बढ़ जाएगी। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यानी हम कपड़े सुखाने जाएंगे तो जल्दी कपड़े नहीं सूखेंगे, मतलब लेट से सूखेंगे। इसलिए ठंडे के दिनों में हमेशा कपड़े लेट से ही सूखते हैं। तो अगला देखते हैं, वायु की गति में वृद्धि। अब देखिए यहाँ चौथा कारक है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब देखिए बोल रहा है, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाता है, और हम लोग जानते भी हैं वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण, जो वायु में जलवाष्प के कण रहते हैं वो वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु के तेज होने से, यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा भी घट जाती है, जिससे हमारे कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। मतलब कपड़े में जो पानी की मात्रा होगी और वो जलवाष्प, वायु के कण में जो जलवाष्प होगा, हवा के माध्यम से दोनों एक साथ को उड़ा देगी, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये हुए हमारे वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले 4 कारक। सतह क्षेत्रफल के बढ़ने से, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। सतह क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तापमान में वृद्धि कर देंगे, मतलब धूप वाले दिन में ज़्यादा कपड़े सूखते हैं। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता कमी रहेगी, मतलब शीत वाले दिन में कपड़े कम देर से सूखते हैं। और वायु की गति में वृद्धि, जैसे यहाँ पर भी बोल दिया गया है, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण जो होते हैं वायु के कण के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। हम लोग आपको समझाते हैं हम कैसे कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। यहाँ पर अभी हम पिछले मतलब अभी जस्ट हमने बताया था, एक बर्तन में खुला जल रखिए, उसमें वाष्पीकरण होते ही रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास को ऊर्जा को अपसारित कर लेते हैं। अच्छा पॉइंट है। देखिए, वाष्पीकरण के दौरान जब जल वाष्प में बदल रहा होता है तो ऊर्जा के पुनः प्राप्त करने के लिए जल ऊर्जा प्राप्त करने के द्रव के कण, जो द्रव के कण होते हैं वो अपने आसपास यानी वायुमंडल से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा अवशोषित के कारण शीतलता मतलब ठंडक महसूस होती है। हम अब कुछ उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ जाइएगा। आप एसीटोन, नाखून पॉलिश करने वाला द्रव होता है। एसीटोन क्या होता है? नाखून पॉलिश, याद कर लीजिएगा, नाखून पॉलिश करने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? एसीटोन को अपनी हथेली पे गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपके हथेली के उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। एसीटोन एक ठंडक पदार्थ होता है, एक पदार्थ होता है जो नाखून के पॉलिश को हटाता द्रव होता है। इसके अपनी हथेली पर, जैसे इसको अपने हथेली पर रखिएगा वो ठंडक महसूस करेगा। क्यों करेगा? देखिए, इसके कण जो होते हैं आपकी हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। हमारे हथेली से कुछ आसपास ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। अब देखिए एक और उदाहरण देखते हैं हम। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़क देते हैं। जिस दिन धूप तेज होगी, अगर आप छत पर सोते हैं तो उससे पहले आप लोग पानी जरूर उड़ेलते होंगे। यहाँ पर देखिए, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। सही छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जल के जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है वो गर्म सतह को शीतल बना देती है। क्या? गर्म सतह को शीतल बना देती है, और जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। एक और उदाहरण हम अब देखिए, बोलता है, क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने का उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, हम एक उदाहरण और दे सकते हैं। आप लोगों ने परफ्यूम देखा होगा, परफ्यूम को अपने चमड़े पे मारिए, मतलब प्रेस कीजिए, देखिए आपको शीतलता महसूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो द्रव के कण होते हैं ये चमड़े के आसपास के ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमें शीतलता मिलती है। इसलिए कह रहा है वाष्पीकरण के कारण क्या होती है? शीतलता होती है। पॉइंट है, वाष्पीकरण के कारण क्या होती है? शीतलता होती है। क्यों होती है? क्योंकि द्रव के कण जो होते हैं अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिसके इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने के कारण हमें शीतलता हो जाती है। एग्जाम में ये कथन वाइज भी दे सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। पूछ रहा है गर्मियों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है। सही बात है, शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। गर्मियों में जो पसीना आती है उसमें द्रव होती है और द्रव से हमें शीतलता मिलती है। अब देखिए अगले पेज पर देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण मतलब पसीने के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसको वाष्प में बदल देते हैं। क्या वाष्प में बदल देते हैं। अब देखिए वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, इसका परिभाषा हमने पिछले क्लास में दे चुका हूँ। अब देखिए वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब जो वाष्पीकरण की ऊष्मा होती है वो हमारे शरीर से कुछ ऊर्जा अवशोषित करती है, जिससे हमारी शीतलता महसूस होती है। अब सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, तो चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, न कि कम होता है। ध्यान दीजिएगा, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित हो जाता है, वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। सूती कपड़ों जब पहनिएगा उसमें देखिएगा जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखिए बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। देखे होंगे कभी बोतल में पानी भरा हुआ रहता है तो उसके बाहरी सतह पर बूंद बूंद जैसा पानी रहता है, वो क्यों रहता है। अब देखिए किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, ठीक है, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगी। सही बात है, आने भी लगती है। अब देखिए क्या होता है, जो वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा होती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा होती है, वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर, क्या देखिए बोल रहा है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए वायु को उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर, मतलब वायु में जो उपस्थित जलवाष्प है और बर्तन में जो पानी है उसके संपर्क में आकर वो कम हो जाती है। यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। क्या द्रव अवस्था में बदल जाता है। देखिएगा जब भी आप बर्तन में कोई पानी रखते हैं तो उसके ठंडे पानी रखते हैं, एकदम ठंडा पानी, तो बाहर में थोड़ा बूंद बूंद जैसा कुछ मतलब द्रव रहता है। वो क्या होता है, वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की ऊर्जा होती है ना, वो ठंडे पानी के संपर्क में आ जाती है, बर्तन में रखे ठंडे पानी के संपर्क में आ जाती है और वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो यहाँ पर सभी के एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वायु की उपस्थिति में जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी संपर्क में आ जाती है और वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिससे वो हमें द्रव की बूंदों की ओर दिखाई देती है। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो अब देखते हैं। हम लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक ये क्या क्या सीखा, इसका शॉर्ट ब्रीफ नोट यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं। तो देखिए द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सही बात है, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। देखिए हमारे आसपास के द्रव 3 अवस्थाएं हैं, विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस। ये भी ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठोस के कण में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये बात सही है। गैस के कणों में सबसे कम होता है और द्रव के कणों में इन दोनों की मध्यवर्ती होता है। मैंने ये भी देखा था, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों में मध्यवर्ती होते हैं। अब देखिए ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जैसे मैंने एक बताया भी था, ठोस के कणों में ठोसों में निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। जैसे ये मार्कर देखिए, इसमें कण के जो गति होंगे ये गतिज ऊर्जा कम होगी और इसको तापमान बहुत देना तब ये पिघलेगा द्रव में, और इसके जो कण है बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। देखिए हो गया, न्यूनतम है, यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, गैस के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होती है। गैसों में क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक, जैसे यहाँ पर देखिए एक हम लोगों ने यहाँ देखिए, हाँ दिखाते हैं एक पिक्चर, देखिए ये देखिए ठोस में देखिए बहुत कम रिक्त स्थान है, द्रव में देखिए कुछ कुछ रिक्त स्थान है और गैस में देखिए बहुत सारा रिक्त स्थान है। तो वही हम लोगों ने सीखा था, जो हम
ठोसों के लिए, यहाँ तक तो देख लिया मैंने। अब देखिए, ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। क्या होती है? हाँ, ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है और द्रवों में कणों के परत एक दूसरे के ऊपर फिसल और सक्लित हो जाते हैं, सक्लित हो जा सकती है। और गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण नियमित रूप से विचरण करते हैं। वही वाला फिगर से ये भी समझ सकते हैं, ठोस के कण उनके कणों हमेशा अत्यधिक क्रम से होते हैं, क्रम से होते हैं, लेकिन द्रव के कण जो होते हैं एक दूसरे पे फिसल सकते हैं। और गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, गैस एकदम पूरा स्वतंत्र होता है, गैस में कोई क्रम नहीं होता है। इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं, मतलब गैस के जो कण होते हैं अनियमित रूप से गति करते हैं। अब देखिए, पदार्थ की इसका एक उदाहरण भी है, जैसे अगरबत्ती। अगरबत्ती की धुआं को पूरे एक बार जलाइए, पूरे धुआं कमरे में फैल जाती है। वही कारण इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। अब देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है, ये पॉइंट बना। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में एक पिस्टन की एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया था। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप, जैसे ताप कैसे है, तो ठोस को होगा, ठोस को अगर हम लोग हीट करेंगे, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हीट करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, तो ताप आया। और दाब में परिवर्तन से किया जाता है। जैसे अब लेते हैं हम गैस, गैस को जितना हम प्रेस करेंगे वो हमें द्रव अवस्था में बदल जाएगा, तो वही बोल रहा है दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। क्या? ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ हम द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में। लेकिन वही ये क्या था, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में, मतलब ठोस से सीधे द्रव में नहीं आता है, वो डायरेक्ट गैस में हो जाता है। एक कपूर का एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले क्लास में लिया था। अब इसके आगे देखते हैं, ये तो हो गया ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस सीधे गैस में बदला। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है। देखिए, निक्षेपण प्रक्रम में, वो था ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में, ये है निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आता है। वो क्या था ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में कि ठोस से सीधे गैस में आता है, लेकिन यहाँ निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आता है। क्वेश्चन बनेगा, गैसीय पदार्थ से सीधे ठोस अवस्था में कौन सा प्रक्रम से आता है, तो ये निक्षेपण प्रक्रम से आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है कौन प्रक्रम से, तो निक्षेपण प्रक्रम से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में बदल जाते हैं। हम क्वथनांक क्या बात आ रही है, अब देखिए, जो द्रव थी उसको हमने गर्म किया तो क्या बना, वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो वही बोल रहा है क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो गया। ये सब हम लोगों ने देख लिया था पिछले चैप्टर में, अच्छे समझा था। यहाँ पर बस एक ब्रीफ शॉर्ट नोट दिया हुआ है जो अच्छे एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट होते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, हम लोगों ने बताया था वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, अभी जस्ट पढ़ाया था। और सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव वाष्प में अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिससे हमने कपड़े को फैलाकर सुखाया था तो उसमें सतही का क्षेत्रफल बढ़ गया था, तो सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा को ग्रहण कर देते हैं और उनके जो बीच आकर्षण बल होता है उनको कमजोर कर देते हैं और कमजोर करके वो स्वतंत्र अवस्था में आ जाती है। क्या आ जाती है, द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। अभी हम लोगों ने कारक पढ़ा था, अब यहाँ पर देखते हैं वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला था सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के परित्याग होना चाहिए, पहला था सतही क्षेत्रफल पर। दूसरा था तापमान, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है वायु की गति। अभी जस्ट मैंने पीछे सबसे पहले वही पढ़ाया है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक। पहला सतही क्षेत्रफल, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता, चौथा वायु की गति। अब देखिए, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वाष्पीकरण से क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग सेंट का उपयोग देखा था, चमड़े पर मारा तो ठंडक थोड़ा एहसास हुआ था। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है, ये
ये परिभाषा इसको याद कर लीजिएगा। ताप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग की जाती है। क्या है क्वेश्चन? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है, किसका मात्रा है? ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी, ना कि 900 ग्राम में 1 केजी द्रव को, देखिए यहाँ पर द्रव को बोल रहा है, ना कि ठोस को गैस को, द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर देता है के हेतु प्रयोग किया जाता है। हो गया ये। अब देखिए संलग्न, यही था वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या था, अब बोल रहा है संलग्न की गुप्त ऊष्मा। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है, यहाँ क्या था? ताप की वह मात्रा है। वाष्पीकरण में क्या था? ताप की वह मात्रा था, और संलग्न में क्या है? ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी, इसमें जो 1 केजी यहाँ द्रव को बोल रहा था, लेकिन यहाँ है ठोस को वायुमंडलीय दाब पर, ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु से लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में ताप की वह मात्रा थी, लेकिन संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है। इसमें द्रव को वायुमंडलीय दाब पर, लेकिन इसमें ठोस को वायुमंडलीय दाब पर, और इसमें द्रव के क्वथनांक पर, लेकिन इसमें ठोस के उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अब देखिए आगे, कुछ मापने योग्य राशियाँ, उनके मात्रक जिनको हमें ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए क्या है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, तापमान का मात्रक केल्विन, इसका प्रतीक चिन्ह के है। तापमान का मात्रक केल्विन, इसका मात्रक प्रतीक चिन्ह के है। लंबाई को मीटर से मात्रक आता है, इसका प्रतीक चिन्ह एम होता है। संहति, संहति का किलोग्राम, संहति का किलोग्राम केजी से बोलते हैं। भार का न्यूटन, यहाँ देखिएगा भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। आयतन का घन मीटर, मीटर क्यूब। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। और दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। तो ये हमारा यहाँ पर NCERT 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पूरा सही से हम लोगों ने देखा, समझा। और यहाँ पर ये चैप्टर का नाम क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि 9th क्लास NCERT साइंस का है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 4 क्लास में ये किताब का मतलब फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा वीडियो लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी वर्ड में कन्फ्यूजन है क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3, क्लास 4 में, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम फिर से उसको चैप्टर, उस पॉइंट को हम समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।